हेलो आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन के शेरों, मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में। पिछले वीडियो मैंने अध्याय 7 को कंप्लीट कर दिया था। इस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, जो बायोलॉजी का 4th चैप्टर आप लोगों में दिया गया है वो क्या है, कोशिका। कोशिका का मतलब सेल, ठीक है। जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं, भोजन का मुख्य अवयव क्या होता है, चावल, दाल, नमक, पानी, ये सब होता है ना। तो भोजन का अगर हम कोशिका कहें तो हम कह सकते हैं चावल, दाल, पानी, ये सब है। यानी कि जो मानव शरीर है या जंतु शरीर है उसकी जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है वह क्या कहलाती है, वो कोशिका कहलाती है। जैसे आप लोगों ने परमाणु का नाम सुना होगा, पिछले कक्षा में आप लोगों ने परमाणु के बारे में पढ़ा होगा। तो पदार्थ की जो सूक्ष्मतम कण हैं, जो अविभाज्य कण हैं, वो क्या होता है, परमाणु। बाद में इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, मेसान, मतलब बहुत सारे कणों में विभाजित कर दिया गया। पर ऐसा माना जाता है कि परमाणु सबसे सूक्ष्म कण है, ठीक है। तो वैसे मानव शरीर का सबसे सूक्ष्म कण क्या है, वो है कोशिका, ठीक है। यानी कि मैं ऐसे मान लो, मैं थोड़ा सा चमड़े का अपना टुकड़ा लूं या नाखून का एक टुकड़ा लूं, उसे काटता जाऊं मतलब सबसे सूक्ष्म जब रूप हो जाए उसका, जब सूक्ष्मदर्शी से देखने लग जाएं या उससे भी छोटा कर दें, तो वो पार्ट क्या कहलाएगा, कोशिका कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि कोशिका किस प्रकार हमारी संरचना का, जो हमारा ये खड़े हैं ना इस शरीर लेके, तो इस शरीर को बनाता कौन है, इस शरीर को क्रिएट कौन करता है, वो कौन करता है, कोशिका करती है, ठीक है। तो कोशिका संरचना कैसे बनाती है और उसके हमारे शरीर में क्या फंक्शंस हैं, क्या कार्य हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोशिका क्या होती है, किसी सजीव की, सजीव का मतलब होता है जिसमें जान हो, जान का मतलब होता है जो चले फिरे, बोले, खाए, पिए, भोजन बनाए, ये सब करे। ये नहीं कि भाई ये सजीव हो गया। सजीव का मतलब होता है जिसमें जीवन हो, ठीक है। तो सजीव की मूलभूत संरचना, मूलभूत का मतलब होता है कि उसकी न्यूनतम इकाई, जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी चीज की न्यूनतम इकाई परमाणु होती है, वैसे सजीव की जो न्यूनतम इकाई होती है, मूलभूत इकाई होती है, फंडामेंटल 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 संरचनात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका कहलाती है, ठीक है। देखो, कोशिका की खोज किसने की थी, हम लोग जानते हैं कि कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। और उन्होंने कौन सी कोशिका खोज दी जानते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे मारा, यहाँ पर जानते हो पता नहीं कितनी हजार लाख कोशिकाएं मर गई, लेकिन हमारा शरीर समय बहुत सारी कोशिकाएं पर सेकंड बनाता रहता है, ठीक है। तो जो कोशिका मर गई ना, उन्हीं कोशिकाओं को खोजा था किसने, रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले मरी कोशिकाओं को किसने खोजा था, हमारे रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में, ठीक है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मृत कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं नेफ्रोसिस, ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको भी एग्जाम में मिलेगा क्या, अंडा, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। कौन सा, माइको, आप लोग मेरे साथ बोलिए, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को किसने खोजा था, एंटी वान ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। देखो देखो आप लोग एक सब जान लो, साइटो, साइटो का क्या मतलब होता है, कहीं पे भी कोशिका से संबंधित कुछ भी आएगा वो साइटो कहलाएगा। जैसे कि कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी, साइटो का मतलब हो गया कोशिका और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, ठीक है। कुछ भी अगर आपको कोशिका से रिलेटेड पूछे, आपको क्या टिक करना है, आपको साइटो का ऑप्शन देखना है, उसी को टिक कर देना है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया, कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने खोजा था। और कैसी कोशिका, मृत कोशिका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रोसिस कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने मृत कोशिकाओं को खोजा जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रोसिस, ठीक है। मृत कोशिका कैसे बनती है, मैंने बताया कि अगर आप अपने शरीर पे एक थपकी मारते हो तो कई सारी कोशिकाएं आपकी मर जाती हैं। अब उसको काट के तो आप देख नहीं सकते क्योंकि आपके पास सूक्ष्मदर्शी तो है नहीं, और बिना सूक्ष्मदर्शी के आप लोग देख भी नहीं सकते हो, ठीक है। कोशिका में केंद्रक, केंद्रक जैसे कि आपका सेंट्रल पॉइंट क्या है, देखो मानव शरीर में माना जाता है कि मानव का सेंट्रल पॉइंट उसका नाभि होता है। नाभि का मतलब होता है नेवल, ठीक है।
जिसे गांव देहात की भाषा में बोरड़ी कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग मानव का सेंट्रल पॉइंट कहते हैं। वहाँ पर सारी मानवीय नसें आकर मिलती हैं, यानी कि अगर मैं आपको यहाँ कुछ भी एक्टिविटी अगर मैं यहाँ करूँ तो क्या होगा, पूरे उसका असर पूरे शरीर में पड़ेगा, ठीक है। हमारा जो दिमाग होता है वो तो शरीर की हड्डियों, नसों और इन सबको कंट्रोल करता है, परंतु ये जो नाभि है ना, ये सबका बिंदु है, यहीं से सारी नसें होकर जाती हैं। जैसे मैं एक चित्र बना दूँ आपको, देखो मान लो ये नाभि हो गई, ये आपका यहाँ मान लो ब्रेन हो गया, ठीक है। तो सारी नसें ऐसे होकर जाती हैं, ठीक है। तो सारी नसें यहाँ पर कनेक्ट होती हैं, ठीक है। इसीलिए अगर आप लोगों ने देखा होगा योगा में आपको बताते हैं कि हमें कई सारे आसन ऐसे रिलेटेड होते हैं जो आपके इस नाभि वाले पार्ट को मजबूत बनाता है, जिससे क्या आप लोगों ने देखा होगा मॉन्क, जो चाइनीज़ मॉन्क होते हैं, चाइनीज़ साधु होते हैं, वो लोग इसको मजबूत करने के लिए लोहे के रॉड को ऐसे पेट में मारते हैं जिससे कि उनका ये मजबूत हो, ठीक है। तो इसका बताने का मेरा उद्देश्य क्या है कि यही क्या है, ये आपका सेंट्रल बिंदु यानी कि केंद्र बिंदु है। वैसे कोशिका में भी केंद्रक होता है, जिसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। जैसे हम लोग चलते हैं सीधे, ठीक है, लेकिन जो कोशिकाएं होती हैं या कुछ कण ऐसे होते हैं, अगर आप पानी में उसको ध्यान से देखेंगे तो ऐसे रैंडमली गति करती रहती है, मतलब किसी भी तरफ कहीं पे भी ऐसे ऐसे गति करती रहती है, जैसे आप लोग गोंचते हैं ना वैसे ही गति करती रहती हैं। उसकी खोज भी किसने की थी, ब्राउन साहब ने की थी। इसीलिए उस गति को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनी गति, क्या कहते हैं, ब्राउनी गति, इन्हीं के नाम पे रखा गया है, ठीक है। कोशिका की संख्या बढ़ने पर हम लोग जानते हैं कि कोशिका अगर बढ़ेगी, मान लो कोशिका बढ़ती गई ऐसे, तो शरीर का आकार भी तो बढ़ेगा, यानी कि मनुष्य जैसे उम्र के साथ लगभग 38-39 साल तक आदमी बढ़ता रहता है, यानी कि उसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। पर जब उसके बाद 40 की उम्र के बाद क्या होता है, उसका शरीर घटने लगता है, ठीक है, वो बूढ़ा होने लगता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें कोशिकाओं की संख्या घटने लगती है, ठीक है। तो उसी के बारे में बताया गया है। तो कोशिका के संख्या बढ़ने से क्या होता है, आकार एवं आमाप में, आमाप का मतलब होता है साइज, आकार एवं आमाप, आप लोग ये वर्ड बहुत सुने होंगे, इसका मतलब होता है साइज एंड शेप। साइज का मतलब होता है कि लंबाई चौड़ाई, और आकार का मतलब होता है गोल, चतुर्भुजाकार, त्रिभुजाकार, ये उसका क्या होता है, आकार। अमाप का मतलब कि वो दिखता कैसे है, और आकार का मतलब होता है उसकी फिजिकल बॉडी, यानी कि भौतिक में कैसा है, मोटा है, पतला है, ठीक है। तो जैसे जैसे मनुष्य के शरीर की अपेक्षा, जैसे हम लोग देखें कि पेड़ जो है, पेड़ की लंबाई मनुष्य के शरीर से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि पेड़ में बहुत ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं, मनुष्य के शरीर से ज़्यादा पेड़ में कोशिकाएं पाई जाती हैं। पर मनुष्य के शरीर से कम कुत्तों, जानवरों में कोशिकाएं कम पाई जाती है, क्योंकि कुत्तों का साइज हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली इंसानों से छोटी होती है। तो हम कह सकते हैं कि कुत्तों में मानव शरीर की अपेक्षा कोशिकाओं की संख्या कम होती है, ठीक है। देखो संख्या के आधार पर, यानी कि आप समझ लीजिए आकार और संख्या के आधार पर हम लोग कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। कौन सा? एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है, यूनिसेल्युलर, ठीक है, और पॉलीसेलुलर, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीव क्या होती है कि ऐसे जीव जिनमें कोशिकाओं की संख्या एक होती है, क्या कहलाते हैं, एक कोशिकीय जीव। जैसे आप लोगों ने अमीबा का नाम सुना होगा, ठीक है। अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। देखो अमीबा क्या होता है, देखो अमीबा का कोई फिक्स संरचना नहीं है, आप ऐसा कर कुछ भी बना दो, वो हो गया क्या, अमीबा। और अमीबा को मैं बता दूं, ये कूटपाद विधि से, मान लो ये हो गया अमीबा, और मान लो ये उसका भोजन हो गया। तो ये भोजन कैसे करता है, पहले ये इसके साइज को ऐसे फैलाता है, ठीक है। फिर मान लो ये उसका भोजन है, तो ये भोजन को ऐसे पकड़ लेगा और अपने मुट्ठी में बंद कर लेगा, ठीक है। उसके बाद वो भोजन करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कूटपाद विधि, ठीक है। कूट का मतलब होता है खाना, और पाद का मतलब होता है पैर की सहायता से। तो कूटपाद, ठीक है, पैर की सहायता से कूट कर खा लेना, ठीक है। तो अमीबा जो है किस विधि से भोजन करता है, कूटपाद विधि से, ठीक है। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, ऐसे जीव जिनमें कोशिकाओं की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, जैसे कि मानव शरीर, जंतु शरीर, पेड़ पौधों का शरीर, ये सब क्या होती है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं, कोशिकाओं से मिलकर ये लोग बनी होती हैं, जैसे मनुष्य एवं जंतु इत्यादि, ठीक है।
अमीबा इत्यादि, मतलब अमीबा ही केवल नहीं है, और बहुत सारे जीव हैं। ठीक है, देखो कोशिका की आकृति क्या होती है। देखो कुछ कोशिकाओं की आकृति तो निश्चित होती है, पर कुछ कोशिकाओं की आकृति निश्चित नहीं होती है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा तंत्रिका कोशिका, उसकी आकृति क्या होती है, निश्चित होती है। उसकी आकृति मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं। देखो देखो कुछ ऐसी आपकी होती है, कौन सी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, और अमीबा का तो कुछ पता ही नहीं है कि अमीबा देखो अमीबा की संरचना निश्चित नहीं होती है, वो कैसी भी हो सकती है। यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा जेली, जेली का आकार कैसे होता है, वो बदलता रहता है। ठीक है, तो वैसा ही आकार होता है अमीबा का, और तंत्रिका कोशिका का आकार ऐसे निश्चित होता है। ठीक है, तो कुछ कोशिकाओं की आकृति निश्चित होती है, पर कुछ कोशिकाओं की आकृति अनिश्चित होती है। देखो एक कोशिकीय जीवों की आकृति निश्चित नहीं होती, जैसे कि अमीबा की मैंने बताया कि आकृति निश्चित नहीं होती, अनियमित होती है। यानी कि अनियमित का मतलब होता है कि उसका आकार ऐसे कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, मतलब निश्चित नहीं होती हैं। ठीक है, यानी उदाहरण के लिए अमीबा का आकार मैंने आपको बताया क्या होता है, उसके पादाव पर। पादाव का मतलब होता है कि जिससे वो भोजन करती है उसके पैर पर निर्भर करता है। जैसे मैंने बताया कि मान लो मैंने ये अमीबा बना दिया, ठीक है, ये उसका क्या होता है, ये वाला हिस्सा जो जिससे वो भोजन करता है क्या कहलाता है, वो उसका कहलाता है पादाभ। ठीक है, पाद का मतलब होता है पैर पर निर्भर करता है, जो उसे चलने में, पैर हमारे चलने में भी, तो अमीबा के चलने में और भोजन करने में भी। मैंने आपको बताया कि कूटपाद विधि से, यानी पैर की सहायता से भोजन करती है। ठीक है, रक्त में पाए जाने वाला WBC भी एक कोशिकीय जीव होता है। देखो कोशिका का आकार लंबा एवं खंडित शाखा के रूप में, तंत्रिका कोशिका मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि देखो लंबा है और संरचना कैसी है, खंडित रूप में है। ठीक है, और कुछ कोशिकाएं ऐसा गोलाकार भी होती हैं। ठीक है, ऐसा पूर्ण गोलाकार नहीं होती हैं कि वो वृत्त के रूप में हो, ठीक है, लेकिन गोलाकार के रूप में होती हैं। ठीक है, देखो कोशिका का आकार 1 मीटर का लगभग 10 लाखवां भाग होता है। यानी कि 1 मीटर में, यानी कि मेरे शरीर में अगर मैं मानूं 1 मीटर आप लोग रस्सी ले लो, पतली सी, बहुत पतली सी, माइन्यूट सी, ठीक है, उसमें 10 लाख कोशिकाएं आपको दिख जाएंगी। ठीक है, यानी इसे सूक्ष्मदर्शी या अति सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। कभी किसी किसी कोशिका को देखने में तो हम लोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। कौन सा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, ये 2000, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी अगर मान लो किसी इमेज को 1 सेंटीमीटर का बनाती है, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी उसका 2000 गुना, यानी कि 2000 सेंटीमीटर का इमेज बनाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका वो भी मैंने आपको बताया वो क्या था, वो था शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, देखो एक वैज्ञानिक थे हम लोग, मतलब एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था कि मानव शरीर या जंतु शरीर कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, इसका उन्होंने नाम दिया कोशिका सिद्धांत। ठीक है, उनका क्या नाम था, उनका नाम था स्लाइडेन, और उनके साथी थे स्वान। ठीक है, क्या नाम था, स्लाइडेन, और उनके असिस्टेंट का नाम था स्वान। तो दोनों का नाम फेमस हो गया। तो हम लोग कहते हैं कि स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत क्या है कि जंतु शरीर या सजीवों का शरीर या मानव शरीर कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, तो कोशिका, देखो इसमें बताया गया ऊतक के बारे में। टिश्यू क्या होते हैं, देखो मान लो ये मेरा हाथ है, मैं अपने हाथ से कुछ विशिष्ट काम करता हूँ ना, मैं किसी चीज़ को उठाने में प्रयोग करता हूँ और भोजन करने में प्रयोग करता हूँ, तो कुछ कोशिकाएं मिलकर एक संगठन बना लेती हैं, कोई ग्रुप बना लेता है, उसके बाद वो एक निश्चित काम करती हैं। ठीक है, यानी कि इसे मान लो अगर उंगली का काम लिखना है तो वो निश्चित हो गया कि हाँ उंगली से ही लिखा जा सकता है। तो क्या होता है, हम उंगली की कोशिकाओं को एक ऊतक का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो किसी विशेष कार्य को करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं या
टिश्यू कहते हैं। ठीक है, कोशिका के भाग, कोशिका द्रव, कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गाल्गी कोशिका इत्यादि होता है। देखो जैसे मानव शरीर में सभी काम के लिए अलग अलग अंग हैं, यानी कि जैसे देखने के लिए आंखें होती हैं, भोजन करने के लिए मुख होता है, भोजन को चबाने के लिए दांत की आवश्यकता है, और सुनने के लिए कान है, और किसी चीज़ को उठाने के लिए हाथ है, चलने के लिए पैर हैं, ऊर्जा देने के लिए हमारे पास पाचन तंत्र है, और हमारे शरीर में मान लो कुछ हो जाता है तो उस भाग को फिर से दोबारा ठीक करने के लिए दवाएं हैं, मतलब सब कुछ के लिए सब कुछ है हम लोग के पास। तो वैसे कोशिकाओं के पास भी कोशिकाओं के अंग होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं अंगों को क्या कहते हैं, उन्हीं अंगों को कोशिका द्रव, मतलब उन्हीं अंगों के नाम है कोशिका द्रव, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गाल्गी कोशिका इत्यादि। ठीक है, अब उनके बारे में हम लोग अलग अलग जानते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव क्या होता है, जैसे मान लो देखो देखो मैंने एक ग्लास लिया है, ग्लास में मैंने ढेर सारा पानी भर दिया। ठीक है, पानी भर दिया है, उसमें मैंने 2 काटियाँ डाल दी। देखो अगर देखो मैंने पहले पानी नहीं भरा तो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है कि बज रहा होगा, सुनाई दे रहा होगा, तो ये टकरा रही हैं आपस में। अगर मान लो मैं इसमें पानी डाल दूं तो फिर जब बजाऊंगा तो ये नहीं बजेंगी। तो कोशिका द्रव क्या करता है कि टक्कर को रोकता है, यानी कि जो मानव कोशिका में और बहुत सारे अंग हैं उनकी सुरक्षा करता है दूसरों अंगों से। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कोशिका द्रव किसी भी कोशिका को आकार भी देता है, यानी कि से आप लोग गुब्बारा भर लो, गुब्बारा ले लो, गुब्बारा आप कैसा भी मरोड़ सकते हो, पर अगर मैंने उसमें पानी भर दिया तो गुब्बारा उसको एक आकार दे देगा, कभी गोलाकार कभी कोई आकार, मतलब आकार दे देगा। ठीक है, आकार देने का काम करता है और सुरक्षा देने का भी काम करता है, और सुरक्षा ठीक है देने का काम करता है। इसमें 80% जल और कुछ पदार्थ जैसे कि, और 20% में प्रोटीन और बहुत सारे विटामिन, मतलब ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका भित्ति क्या होती है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, समझ लो एक प्रकार का दीवाल। भित्ति का मतलब क्या होता है, भित्ति का मतलब आप लोग अगर जानते होंगे तो दीवाल होता है। तो कोशिका के अंगों को एक जगह समेटे रखने के लिए, जैसे कि आप लोग घर में रहते हैं, घर में 5 लोग साथ में सोते हैं, मतलब आपके परिवार में जो जितने लोग होते होंगे वो साथ में रहते हैं। तो घर क्या करता है, आपको एकत्रित करता है, आपको सुरक्षा देता है दूसरों चीज़ों से। तो कोशिका भित्ति क्या करती है, वो भी सुरक्षा ही देती है। ठीक है, और सभी जो पदार्थ हैं इसके अंदर ही पाए जाते हैं। कोशिका द्रव भी तो इसी के अंदर पाया जाएगा। समझ लो आप एक गुब्बारा लो, गुब्बारे में पानी भर दो, तो जो गुब्बारे के अंदर पानी हो गया कोशिका द्रव, और जो गुब्बारे का जो रबड़ वाला भाग हो गया वो हो गया कोशिका भित्ति। ठीक है, यह किसका बना होता है, जिस चीज़ का कागज बना होता है ना, सेलुलोज का। कागज किससे बनता है, हम लोग जानते हैं कि कागज सेलुलोज से बनता है, तो उसी का कोशिका भित्ति भी बनता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कोशिका भित्ति किससे बनती है। ठीक है, तो किससे बनती है, सेलुलोज से बनती है। ठीक है, तो यह सेलुलोज का बना होता है सभी पदार्थों, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव इसके अंदर ही पाए जाते हैं, यह केवल पादपों में पाया जाता है। जैसे कि मानव शरीर में यह नहीं पाया जाता कोशिका भित्ति, क्योंकि मानव शरीर को उतनी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो पादप पेड़ पौधे होते हैं उन्हें सुरक्षा चाहिए, जैसे कि हम लोग उन पर प्रहार करते हैं, हम लोग उनके ऊपर टेक लेते हैं, उसमें उन्हें डंडा मारते हैं, उन्हें कुल्हाड़ी से काटते हैं, तो वो लेकिन वो आसानी से कटते नहीं हैं। लेकिन अगर मानव शरीर में मैं एक चाकू से ही मार दूं तो कट जाएगा, पर वो लोग जल्दी कटते नहीं हैं। क्यों, क्योंकि उनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिससे कि वो लोग मजबूत होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इससे याद कर सकते हो कि कोशिका द्रव तो हर सब में पाया जाएगा, क्योंकि उसके बिना तो आकार दिया ही नहीं सकता, क्योंकि मानव शरीर का तो आकार है, एक आकार दिया गया है ना, मैं किसी तरह दिखता हूँ, आप कुछ तरह दिखते हैं, मतलब आपका चेहरा अमिताभ बच्चन की तरह हो सकता है, मेरा चेहरा मान लो मेरी तरह होगा। ठीक है, तो वो आकार किसके द्वारा हुआ, वो जो कंकाल आपके अंदर है ना, वो केवल एक आपको शेप देती है, लेकिन जो कोशिका द्रव कोशिकाएं होती हैं वो आपको एक चेहरा देती हैं। ठीक है, वही काम कोशिका द्रव पेड़ों में भी करती है और कोशिका भित्ति उसको मजबूत बनाती है। ठीक है, आगे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे हम लोग को हम लोग को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। ठीक है, भोजन करते हैं तो भोजन से हमें कार्य करने की ऊर्जा, हमें मानव शरीर अपना जीवन चलाने के लिए शक्ति मिल जाती है। लेकिन कोशिका को शक्ति किससे मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से।
ठीक है, किससे? माइटोकॉन्ड्रिया से। इसे हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं और इसकी खोज किसने की थी? अल्टमैन नाम के वैज्ञानिक ने। ठीक है, इसे कोशिका का बिजली घर यानी कि ऊर्जा देने वाला या पावर हाउस, ठीक है, कोशिका को जिंदा रहने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता होती है। देखो, लाइसोसोम एक अंगुशिका है, ये क्या करता है? जो खराब कोशिकाएं होती है ना उसको मार डालता है, यानी कि जो कोशिकाएं लाइसोसोम की बात नहीं मानती वो उनको खा जाता है। इसीलिए से मान लो मेरे पास ये चश्मे का डिब्बा है, ठीक है, इसमें मैंने ढेर सारी कोशिकाएं भर दी, मतलब कोशिका रख दी। ये मान लो एक कोशिका है और इसमें एक लाइसोसोम भी है। लाइसोसोम क्या होता है? एक प्रकार का समझ लीजिए बॉम्ब होता है, बॉम्ब। ठीक है, तो मान लो लाइसोसोम ने कुछ कहा और एक कोशिका ने माना नहीं, तो बम अपने आप ब्लास्ट कर जाएगा, ये कोशिका इसे दम खत्म, दग गया। ठीक है, तो क्या होता है? कोशिका अपने आप को, लाइसोसोम अपने आप को ब्लास्ट कर देता है। ठीक है, तो कोशिका खत्म हो जाती है। ठीक है, तो वही इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, यानी कि सुसाइड पैकेट ऑफ सेल। व्हिच कॉल्ड सुसाइड पैकेट ऑफ सेल? दैट इज लाइसोसोम। यानी कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती यानी कि आत्महत्या थैली, आत्म को आघात, अपने आप को खत्म कर देने वाली थैली कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को। ठीक है, देखो, कोशिका के अंदर में गोल आकार की एक संरचना पाई है जिसे केंद्र कहते हैं। मैंने आपको केंद्रक के बारे में बता दिया है। और जैसे मान लो ये कोई कोशिका है, ये हो गया उसका सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे पाया जाएगा उसका कोशिका द्रव। ठीक है, यहाँ पर होगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर होगा लाइसोसोम। ठीक है, ऐसे सारे अंग यहाँ पर आपको यहाँ मिल जाएगा। आपको गाल्जिकाए, यहाँ पर सेंट्रोसोम यानी तारक का, मतलब ये सारे अंग आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देखो, अब कोशिका के बारे में कि केंद्रक के बारे में कुछ बताया गया। केंद्रक के मैंने बताया कि इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी हमारे रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, यानी कि देखो मैं पहले आपको एक फिगर बना दूं। देखो, मान लो ये हो गया आपका क्या? केंद्रक, सेंटर। ठीक है, ये क्या है? ये है कोशिका झिल्ली। ये हरा वाला क्या है? कोशिका झिल्ली। ठीक है, क्या होता है? ये जो कोशिका द्रव है ना और केंद्रक के बीच कौन है? वो क्या? वो है कोशिका झिल्ली। यानी कि केंद्रक जो है कोशिका झिल्ली की सहायता से कोशिका द्रव से अलग रहता है। ठीक है, वही कहा गया है कि कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रीय झिल्ली अथवा यानी कि इसे केंद्रीय झिल्ली, कोशिका झिल्ली या केंद्रिका आवरण कहते हैं। ठीक है, आवरण का मतलब होता है पर्दा। यह झिल्ली जो है सुरेंद्र होती है। ठीक है, उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सी संरचना दिखाई जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोस कहते हैं। यानी कि कोशिका को अगर हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ध्यान से देखें ना, तभी हमको एक केंद्रक यानी कि न्यूक्लियोस या सेंटर दिखेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त उसमें कुछ धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। देखो देखो, जब हम लोग सेंटर देखते हैं ना तो उसमें हमको ऐसी संरचनाएं दिखेंगी। ठीक है, ये क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। अगर मैं इसको भी ध्यान से देखूं तो ये कुछ ऐसी दिखेंगी। ठीक है, फिर इसको भी मैं अगर ध्यान से देखूं तो आपको डीएनए और आरएनए दिखेंगे। ठीक है, कुछ मैं आपको बता दे रहा हूं, डीएनए और आरएनए दिखेंगे। ठीक है, ऐसी संरचनाएं आपको दिखेंगी। ये क्या होता है? अगर इसमें दो बंध हों तो वो होता है डीएनए। ठीक है, और ऐसे ही आपको आरएनए, आप लोगों ने डीएनए आरएनए का नाम सुना भी होगा। ठीक है, तो देखो अब उसी के बारे में बताया गया है कि जिसे हम लोग क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहते हैं। इसको और ध्यान से देखा जाए तो इसमें अनुवांशिक गुणों का, यानी कि आप अपने बाप के समान लंबे हैं, तो वो क्या होता है कि
जो बाप का आनुवांशिक गुण है ना, जो बाप का ये लंबे होने का एक प्रकार का गुण है, वो आप में प्रवेश किया, यानी कि पिता का गुण पुत्र में, जो गुण पिता के वे गुण जो पुत्र में जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आनुवांशिक गुण। वंशावली यानी कि वंश बाई वंश, यानी कि आपके बाबा में, आपके परदादा में, आपके परखर दादा में, मतलब दादा परदादा बाबा आजा, मतलब सबसे आपके अंदर धीरे धीरे प्रवेश करता है, वो कहलाता है आनुवांशिक गुण। ठीक है, वो किसके द्वारा जाता है? वो इन्हीं क्रोमोसोम के द्वारा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए तो इसमें आनुवांशिक गुणों एवं लक्षणों का वहन होता है, करने वाली जीन दिखाई देती है। यानी कि ये जो मैंने इसको ध्यान से देखा तो ये जो ऐसी संरचना ये टेढ़ी मेढ़ी दिखी ना, ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं जीन। ये क्या है? ये है क्रोमोसोम। और अगर जीन को भी ध्यान से देखा जाए तो क्या दिखाई देंगी आपको? डीएनए आरएनए, यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसी के बारे में बताया गया। जीन की खोज किसने की थी? महान वैज्ञानिक जोहानसन ने। ठीक है, जीन को और खोलने पर हमें उसमें क्या दिखता है? डीएनए और आरएनए। ठीक है, आरएनए दिखता है। ठीक है, देखो ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक बिना झिल्ली के होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। यानी कि ऐसी भी कोशिकाएं होती हैं जिसमें मैंने यहाँ पे आपको बताया था क्या है, ये जो झिल्ली है वो हरे रंग की, ये झिल्ली नहीं होती। यानी कि ठीक है, अब जो कोशिका बन गई ये कौन सी कोशिका हो गई? ये हो गई प्रोकैरियोटिक कोशिका। और ये कौन है? यह है यूकैरियोटिक कोशिका। ये कौन है? यह है प्रोकैरियोटिक कोशिका। अंतर किसका है? वो है केंद्रिका झिल्ली का। ठीक है, केंद्रिका आवरण का। ठीक है, देखो जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण कौन हो गए? नीले हरे शैवाल। ठीक है, और ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है वो क्या कहलाता है? यूकैरियोटिक कोशिका। जैसे कि मानव। अब हम लोग क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पत्ती हरे रंग की क्यों होती है? क्योंकि उसमें हरित लवक पाया जाता है, यानी कि प्लास्टिड पाया जाता है। किसी भी पौधों का तने का रंग चॉकलेटी कलर का होता है, क्यों? टमाटर का रंग लाल कलर का होता है, क्यों? किसके कारण होता है ये सब? ये होता है हमारे हरित लवकों के कारण। ठीक है, तो पादपों को, यानी कि पादप का मतलब होता है कि जो पैर से पानी पीते हैं। पैर से पानी कौन पीता है? जैसे मान लो ये कोई पेड़ है, ये एक पेड़ है, ठीक है, और ये क्या है? ये है पानी, नीचे पानी है ये। ठीक है, तो ये इसका जड़ है, ये जो है पेड़ का जड़ है। तो पेड़ का जड़ क्या होता है? पेड़ का पैर। तो ये यहाँ से पानी पीता है, यहाँ पर लगा होता है जाइलम। देखो इस समझ लो ये है उसका गिलास, जाइलम का मतलब होता है उसका ग्लास। तो ये वहाँ से जाइलम के माध्यम से पानी लेता है और पत्तियों में पहुँचाता है। तो पैर से पानी पीता है कौन? ये पेड़ पौधे, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका रंग हरा होता है, तने का रंग चॉकलेटी होता है। ठीक है, तो इसको रंग कौन प्रदान करता है? वो प्रदान करता है प्लास्टिड या हरित लवक। तो पादपों को रंग प्रदान करने का काम किसका होता है? हरित लवकों का। जैसे पत्तियों का हरा रंग। हरे रंग के प्लास्टिड को क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं या हरित लवक कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिड पादपों को रंग प्रदान करने का काम करता है, जैसे पत्तियों का हरा रंग, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, देखो अब हम लोग को क्या कहा गया है कि पादप एवं जंतु कोशिकाओं की तुलना करना। देखो पहले हम लोग बताते हैं उसमें समानता। ठीक है, हम लोग जानते हैं, पहले एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, देखो एक तरफ हेडिंग डालते हैं पादप कोशिका और एक तरफ हेडिंग डालते हैं जंतु कोशिका। ठीक है, पहले लोग लिखते हैं समानता। देखो दोनों करते हैं। ठीक है, जिंदा है तो काम कर ही रहे हैं, यानी कि ऊर्जा को आवश्यकता सब
की होगी। तो यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। और देखो अगर कोई कहा नहीं मानता है तो ये नष्ट हो जाते हैं दोनों। तो लाइसोसोम इसमें भी है और इसमें भी है। देखो और क्या होता है इसमें, देखो कोशिका द्रव इसमें भी पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। लेकिन जो कोशिका भित्ति है उसे मैंने बताया था कि पादप कोशिकाओं में तो पाई जाती हैं पर इसमें नहीं पाई जाती। कौन? कोशिका भित्ति, ठीक है। और मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम के बारे में, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होता है? जो वंशानुगत, यानी आपके पापा लंबे हैं तो आप भी लंबे हो रहे हैं, ऐसे गुणों को आपके अंदर, यानी कि पापा के गुणों को आपके अंदर ले जाने वाला क्या कहलाता है? वो क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम तो पादप कोशिकाओं में तो होगी नहीं, लेकिन जंतु कोशिकाओं में होगी। यानी कि जंतु कोशिकाओं का मतलब होता है मानव शरीर, जानवर, जीव, ये सब, ठीक है। तो इसमें पाई जाएगी पर इसमें हो भी सकता है, यानी कि में भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती है। क्या नाम है उसका? क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक है। देखो ये हो गया क्या? जंतु कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं का तुलना, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जो पत्तियां होती हैं उनमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या होता है, पत्तियां आपको ठंडी दिखेंगी। गर्मी में भी आपको पत्तियों के ऊपर थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान से छुएंगे उसको, ऐसे जैसे आप लोग योग नहीं करते, तप नहीं करते साधु लोग, वैसे आप लोग ध्यान से दाना कभी कोई पत्ती, हरी पत्ती पेड़ की लेना, उसको ध्यान से छूना। पहले तो घाम, उसे धूप में से लेके आओ, धूप में से ऐसे थोड़ा सा आप ठंडे स्थान पे लेके आओ, उसके बाद पत्ती को ऐसे ध्यान से छूना। जैसे मैं देखो ऐसे, जैसे मैं ध्यान से इसको छू रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे उसको ध्यान से छूना तो आपको वो थोड़ा सा ठंडा दिखेगा। पर आप अगर 5 मिनट धूप में खड़े हो जाओ, आप गर्म लगोगे। तो ऐसा क्यों होता है कि पत्तियां ठंडी होती हैं? क्या होता है, अगर मैं मान लो पत्ती बनाता हूँ, देखो भाई मेरा आर्ट थोड़ा सा खराब है, ठीक है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। देखो मान लो ये पत्ती बन गई, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर छोटे छोटे से छेद पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर छोटे छोटे से पत्तियों में अगर आप देखो, आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखोगे ना, तो आपको यहाँ पर छोटे छोटे से छेद दिखेंगे। आपको जूम करके मैं दिखाता हूँ, देखो आपको ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे छेद दिखेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, जो जड़ से, जो उसके पैर से, जाइलम से, जो ग्लास से उसने पानी पिया, जैसे हम लोग उसके बताया था कि पादप जो है पैर से लेते हैं, तो जो पत्तियों पर ऐसे पानी पहुंचा ना, वो इन छिद्रों के माध्यम से ऐसे वायुमंडल में ऐसे निकलता रहता है, ठीक है। ऐसे पानी उनके पत्तियों के माध्यम से ऐसे निकलता रहता है। ये क्या कहलाता है? ये क्रिया कहलाती है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तथा इन छिद्रों को हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं, ठीक है। उसी के बारे में यहां लिखा गया है, देखो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें रंध्र कहते हैं, ठीक है। इन छिद्रों से वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन मैंने बताया कि जो पत्तियां पानी जड़ के माध्यम से लेती हैं वो निकलता रहता है, यही क्रिया कहलाती है वाष्प उत्सर्जन। वाष्प का मतलब होता है जल, और वो भी ऐसे पानी के रूप में नहीं निकलती हैं, जैसे आप लोगों ने भाप सुना होगा ना, लेकिन ठंडा भाप के रूप में ये निकलती रहती हैं। जैसे ही पानी के रूप में आती है तो सूर्य का प्रकाश पड़ता है, भाप के रूप में ऐसा उड़ जाता है, ठीक है। तो वाष्प का मतलब होता है H2O, और उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना। उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, जो कि हो गया है क्या? एंड। आपका 8th चैप्टर भी लगभग एंड हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका 9th चैप्टर अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आपका लगभग अर्धवार्षिक तक सिलेबस तो पूरा हो गया है, आप लोग अब तैयारी भी करिए, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास आने वाला है, ठीक है।
तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास ये सब वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें।